तो पहले पर्सन की बात करूँ, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? पहला पर्सन है डिजिटल मार्केटिंग वाया डिजिटल चैनल्स। तो डिजिटल मार्केटिंग होती है, आप जो फेसबुक पे कोई ऐड देखते हो, या फिर अगर आप कोई इंस्टाग्राम पे कोई ऐड देख रहे हो, या यूट्यूब पर कोई ऐड देख रहे हो, या फिर आप टीवी पर कोई ऐड देख रहे हो, तो उन सब, या खास करके सोशल मीडिया पे अगर आपने कोई भी ऐड देखा है कोई भी प्रोडक्ट का, तो वो क्या कर रहा है? डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। ऐसे भी नहीं समझ में आए तो बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। आप क्या करते हो, आप जो इंस्टाग्राम देखते हो ना, वहाँ पर काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपना जो जैसे आप लड़के हो तो कोई लहंगा लहंगा चुन्नी हो गया, उससे बेस्ट लहंगा चुन्नी के बारे में प्रोडक्ट करते हैं। ये आपके जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, नहीं बताते कि हमारे दुकान से खरीदिए, इसका ये क्वालिटी बढ़िया, ये क्वालिटी बढ़िया है, या फिर उसको पहनकर दिखाते हैं। तो ये क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस प्रकार की मार्केटिंग होती है कोई प्रोडक्ट की, उसी को डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन, मार्केटिंग वाया डिजिटल चैनल्स। 2 नंबर पर्सन की बात करूं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो सही आंसर क्या होगा? ईमेल। जो मैं बता रहा हूँ, जो इंटरनेट के माध्यम से कोई भी अगर ऑप्शन दिख जाए और उसमें पूछे कि कौन सा यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का ऑप्शन है, तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी ऑप्शन है वो टिक कर देना। चाहे ईमेल हो गया, समझ में आ गया आपको, चाहे सोशल मीडिया पे कोई भी इंस्टाग्राम, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो, उस पर गूगल एड्स आपको देखने को मिल जाए, ये सभी के सभी डिजिटल मार्केटिंग के उदाहरण होते हैं। वाई इज डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। तो डिजिटल मार्केटिंग वो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? इट इज़ चीपर एंड मेजरेबल। ये सस्ती भी होती है और गोपनीय भी होती है। अब आप एक बात बताओ, आपको एक साथ 100 लोगों को अगर कोई भी ईमेल भेजनी है, जीमेल या ईमेल भेजनी है, तो उसके लिए बस आपको क्या होगा? कोई एक आध ऐप खरीदना पड़ेगा, बस उसको खरीद लिया और उसके बाद में आप सभी लोगों को शेयर कर दिया। तो ये क्या बहुत सस्ती होती है। वहीं अगर आप अगर टीवी पे ऐड चलाना चाहते हो, तो 1 सेकेंड, आपके 5-6 सेकेंड के ऐड है, वो भी बहुत महंगे से महंगे होते हैं, लाखों में चले जाते हैं उनके रेट, वो भी ऐसे चैनल जिनको कोई ज़्यादा देखता नहीं है। समझ में आ गया? तो डिजिटल मार्केटिंग क्यों महत्वपूर्ण होती है? डिजिटल मार्केटिंग इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये सस्ती होती है और मापनी भी होती है। मतलब इसको आराम से आप क्या कर सकते हो? मेजर भी कर सकते हो कि भाई ये हमारी टारगेट ऑडियंस के पास पहुंचती है, जिसको आप, जिस ऑडियंस को चाहिए उसी ऑडियंस के पास आप भेजोगे। समझ में आ गया आपको? अगर आपको जैसे आपका क्या, आपका कोई बच्चों के खिलौने से संबंधित प्रोडक्ट है, तो आप क्या करोगे? ऐसे यूट्यूबर को देखोगे जो क्या है, बच्चों से संबंधित क्या बनाता है, कोई वीडियो बनाता है, फिर आप क्या करोगे? उस पर वैसा, उसी पर ऐड चलाओगे, या फिर उसी जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर उसको पकड़कर कहोगे कि भाई हमारे से संबंधित कंटेंट तुम बनाओ। तो इसी को डिजिटल मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। चीपर होता है, मेजरेबल होता है, मापनीय होता है, क्योंकि लोगों को, जिस ऑडियंस को आप बेचना चाहते हो, जिस ऑडियंस का आपका प्रोडक्ट, उसी से संबंधित ये आपको करता है। तो इससे रिटेंशन रेट बढ़ता है, मतलब जो कन्वर्जन रेट इससे बढ़ जाते हैं। कन्वर्जन रेट क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकता है। अगले वाला क्या है? सीआरएम का फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीआरएम होती है, उसका फुल फॉर्म क्या होती है सीआरएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ग्राहक का संबंध जो होता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट से संबंधित सीआरएम को जाना जाता है। तो कोई भी कस्टमर होता है, उसके साथ आपको किस तरीके से बिहेवियर करना है, उसको क्या कहा जाता है? सीआरएम कहा जाता है। उसके साथ आए तो अपाएंगे उनका कि भाई जो ग्राहक होता है वो भगवान की तरह होता है। ये कहा जाता है ना अपने, जो जो बिजनेसमैन होते हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि भाई ग्राहक का वो भगवान की तरह होता है। इसी चीज़ को सीआरएम के रूप में माना जाता है कि जब वो आपके पास आए तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से उसको ट्रीटमेंट करना होता है आपको। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सीआरएम प्लेटफॉर्म। तो सीआरएम के जो जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उनका मुख्य उद्देश्य होता है मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप्स। मतलब ग्राहक के संबंध, जितना भी प्रबंधन होता है उससे संबंधित आपको सीआरएम का पर्पज होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर करना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। विच ऑफ दीज इज ए पॉपुलर सीआरएम प्लेटफॉर्म। तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीआरएम प्लेटफॉर्म है? तो कौन सा इसमें? हब स्पॉट नामक जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे ज़्यादा सीआरएम से संबंधित पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। हब स्पॉट नामक जो प्लेटफॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म आपका सीआरएम से संबंधित। मतलब ये हब स्पॉट है, या जो दुकानदार होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं उनको सिखाता है कि हमें किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए चीज़ों को।
हाउ डज ए सीआरएम मॉडल हेल्प इन, तो सीआरएम मॉडल आपको किससे मदद करता है, तो किससे करता है, एनालिसिस कस्टमर बिहेवियर, तो जो ग्राहक है उसको जो बिहेवियर होता है, उसका जो ग्राहक का जो व्यवहार होता है उसको विश्लेषण करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा, एनालिसिस द कस्टमर बिहेवियर। तो ग्राहक का उसके जो व्यवहार का विश्लेषण करने का काम किसका होता है, सीआरएम मॉडल का होता है। कंटेंट मार्केटिंग फोकस ऑन, तो कंटेंट मार्केटिंग होती है वो किस चीज़ पर फोकस करती है, क्रिएटिंग वॉल्यूबल कंटेंट फॉर ऑडियंस, तो दर्शकों के लिए वॉल्यूबल एडेंस कंटेंट बनाने के लिए कंटेंट मार्केटिंग का यूज किया जाता है। मतलब ऐसा कंटेंट बनाया जाए जो ऑडियंस के लिए अच्छा हो। अब मेरी ऑडियंस कौन हो, आप हो, जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो मेरी ऑडियंस है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा, मूल्यवान कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे क्या होगा कि जो दर्शक हैं वो जो उस जो कंटेंट है उसको फॉलो करते हैं, उनके लिए वो अच्छा रहे। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए है, वो सही ऑप्शन होने वाला है, क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट फॉर ऑडियंस, ऑडियंस के लिए अच्छा कंटेंट आप बनाओगे। 9 नंबर प्रश्न की बात करूं, ब्लॉग पोस्ट वीडियोस एंड इन्फोग्राफिक आर पार्ट ऑफ, तो ब्लॉग पोस्ट वीडियो इन्फोग्राफिक किसका हिस्सा है, तो ब्लॉग पोस्ट और इन्फोग्राफिक किसका हिस्सा है, आपका ये हिस्सा होते हैं आपके कंटेंट मार्केटिंग से संबंधित होते हैं। समझ में आ गया आपको, ब्लॉग पोस्ट वीडियोस और इन्फोग्राफिक हैं किससे संबंधित होते हैं, कंटेंट मार्केटिंग से संबंधित होते हैं। इनमें क्या होता है, ये आपको जो इंटरनेट पे आप कंटेंट बनाते हो, उस इंटरनेट पे जो कंटेंट बनता है आपका, उससे उससे जो क्या होता है, उस कंटेंट बनाने में जो ब्लॉग लिखे जाते हैं, जो इंटरनेट होता है उस पर जो आप अलग अलग वेबसाइटों पे ब्लॉग बनाते हो वो होता है, वीडियो वगैरह पोस्ट किए जाते हैं वो भी होता है कंटेंट में, और इन्फोग्राफिक जो चार्ट वगैरह दिखाते हैं आप वो भी होता है। तो इसमें क्या होता है, इससे अगर आपने लिख दिया बेस्ट 5 होटल्स इन जयपुर, तो इसमें क्या किया आपने, कोई भी कंटेंट जो बनाता है इससे संबंधित जो उसके टॉप पर है उसको पैसे दे दिए कि ये लो मेरे जो होटल है उसका नाम सबसे पहले दे देना, आपको दूसरे तीसरे नंबर पे दे देना है। तो ऐसा क्या हो जाएगा, आपका जो होटल है वो बढ़िया भी है तो उसका प्रमोशन भी हो जाएगा साथ साथ। तो यही होता है, ये सब किस चीज़ के पार्ट होते हैं, कंटेंट मार्केटिंग के हिस्सा होते हैं। अगले वाला प्रश्न है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक मीन्स, ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका अर्थ होता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब होता है अनपेड विजिटर फ्रॉम द सर्च इंजन्स, तो सर्च इंजन से बिना पे किए हुआ जो विजिटर आते हैं उसको अनपेड ट्रैफिक के नाम से कहते हैं। तो जैसे मेरे यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं को प्रमोशन थोड़ी कराता हूँ, जितना भी व्यूवरशिप आती है, जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं सर्च इंजन को यूज करके, जो एसईओ मैं करता हूँ, सर्च करके लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। व्हाट इज ए लीड इन ए डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में लीड कैसे मिलती है, तो जो पोटेंशियल ग्राहक होता है, तो मैंने आपको एक बार पहले भी इसमें उदाहरण देकर समझाया था, वो ग्राहक, पोटेंशियल ग्राहक कौन होता है, वो वाला ग्राहक जिसको उस चीज़ की ज़रूरत हो। जैसे कि मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे एक एडिटर की ज़रूरत है, समझ में आ गया आपको। अब क्या होगा, मैंने देखा कहीं पर तो जहाँ पर क्या कर रखा है, जो आपके जो एडिटर हैं वो काफ़ी 5-7 एडिटर हैं जिन्होंने क्या भी एडिटिंग के लिए वीडियो देखे हैं या एडिटिंग से संबंधित किसी ना किसी कंपनी में अप्लाई किया है। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई, मैंने क्या किया, उनको इन्फॉर्मेशन भेज दी ईमेल के थ्रू। तो इसी को क्या कहा जाता है, संभावित ग्राहक के रूप में जाना जाता है। मैंने उल्टा समझाया ये चीज़ को, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि अगर मुझे मेरा कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया और मुझे कोर्स बेचना, तो आप में से काफ़ी बच्चों को पता चल गया भाई ये स्टूडेंट को कॉलेज का कोर्स चाहिए, तो मैंने उनके आपके पास इन्फॉर्मेशन भेजी है कि भाई मेरा ये इस नाम से यूट्यूब चैनल है, आपको ये करना है। विच मैट्रिक्स टेल्स हाउ मैनी पीपल विजिटेड योर वेबसाइट, तो ये कौन सी मैट्रिक्स ये बताती है कि आपकी जो वेबसाइट होती है उस पर कितने लोग आए, ये क्या कौन सी चीज़ बताती है, ये ट्रैफिक बताता है ये चीज़ें, कि आपका जो यूट्यूब चैनल है, आपका जो चैनल है उस पर कितने लोग आए हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, वो सही आंसर होने वाला है। ट्रैफिक होता है वो ये बताया जाता है कि आपकी वेबसाइट पर कितने लोग आए हैं। 13 नंबर प्रश्न का अर्थ क्या होगा, बाउंस रेट का क्या अर्थ होता है, तो बाउंस रेट का अर्थ क्या होगा, तुरंत वेबसाइट छोड़ने वाले लोग, पीपुल लीव द वेबसाइट इमीडिएटली, ऐसे लोग जो तुरंत वेबसाइट को छोड़ रहे हैं वो कितने लोग हैं, वो क्या होते हैं बाउंस रेट में। अब काफ़ी बच्चे आप में से क्या करते हैं, यूट्यूब वीडियो चालू तो कर लिया लेकिन तुरंत उसको छोड़कर चले गए, तो उसी को क्या कहा जाता है, बाउंस रेट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको, तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बाउंस मतलब ऐसे समय उछल गो, ऐसे याद कर लो आप। 14 नंबर प्रश्न है, CTA इन द मार्केटिंग मीन्स, CTA का क्या अर्थ होता है, तो CTA का अर्थ होता है कॉल टू एक्शन, क्रिया के साथ, क्रिया के लिए आह्वान के नाम में से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है, कॉल टू एक्शन के नाम से जाना जाता है, क्रिया के लिए आह्वान के लिए जाना जाता है आपको CTA को।
विच इज़ एन इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजी होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होगा। यूजिंग मल्टीपल चैनल्स टुगेदर, कई चैनलों को एक साथ यूज करना किस नाम से जाना जाता है आपको? इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। कि बहुत सारे चैनल हैं उनको आप एक साथ यूज कर रहे हो, उसी को इंटीग्रेटेड मतलब सभी लोगों को जोड़कर डिजिटल मार्केटिंग के भाग में उनको जाना जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है? इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। आपका यूनिट फर्स्ट का मैंने रिवीजन करवा दिया है। अब अपन बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की। विच ऑफ द फॉलोइंग सीआरएम मॉडल फोकस ऑन कस्टमर रिटेंशन रेदर देन एक्विजिशन। तो कौन सा सीआरएम का मॉडल है जो ग्राहकों के अधिकरण की बजाय ग्राहकों को बनाए रखने के लिए केंद्रित करता है? तो कौन सा मॉडल करता है इसमें से? इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा, स्ट्रेटेजिक सीआरएम। रणनीतिक जो सीआरएम होता है उसका क्या कार्य होता है? वही कस्टमरों पर किस चीज़ पर फोकस करता है कि जो कस्टमर होते हैं उनके रिटेंशन रेट पर, कि कितने जो कस्टमर हैं वो क्या इस जो आपकी वेबसाइट है उस पर रुके हुए हैं, इस चीज़ पर फोकस करता है, ना कि उनको एक्विजिशन पे, उनको अधिकरण मतलब उसको लाने पर। तो कौन सा होता है इसका सीआरएम मॉडल होता है? ये होता है स्ट्रेटेजिक सीआरएम। रणनीतिक सीआरएम है वो इसके अंतर्गत आता है। भाई रणनीति बनाने का कार्य ये होता है कि कितने लोग रुकेंगे कितने लोग नहीं रुकेंगे, वही स्ट्रेटेजिक सीआरएम में आता है। 2 नंबर प्रश्न है, इन कंटेंट मार्केटिंग विच मैट्रिक्स इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट ऑफ यूजर विद योर कंटेंट। तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी है वो यही बताती है कि कितने लोग हैं, कितने उपयोगकर्ता वो आपके कंटेंट के साथ सहभागिता की गुणवत्ता दिखाते हैं, मतलब आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सेशन ड्यूरेशन। सेशन ड्यूरेशन मतलब क्या होगा? कितने समय तक लोग जुड़े हुए हैं आपके कंटेंट के साथ, इसको सेशन ड्यूरेशन के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होने वाला है। What is the primary advantage of integration of SEO and PPC strategy? तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा, इनहेंस विजिबिलिटी एंड डाटा स्ट्रेटजी। तो आपका जो दृश्यता है मतलब जो चीज़ों को देखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का, और जो डाटा सेंजर्सी है मतलब डाटा के साथ तालमेल बढ़ाने की जो क्षमता होती है उसको जो एकीकृत करने का कार्य किसका होता है आपका? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 4 नंबर प्रश्न, ए बी टेस्टिंग इज मोस्ट यूजफुल इन विच डिजिटल मार्केटिंग। तो विज्ञापन दो से तीन प्रकार के विज्ञापन बनाए, विज्ञापन ए और विज्ञापन बी। तो विज्ञापन ए है ना, विज्ञापन ए की क्या खासियत होती है? एक आपने बनाया विज्ञापन ए और विज्ञापन बी, सेम कंटेंट पे बनाया। जैसे आपको क्या बेचना था? आपको बच्चों के खिलौने बेचने थे, तो सेम प्रोडक्ट है। आपको आजकल गाड़ी नहीं आती, वो इलेक्ट्रॉनिक वाली गाड़ी आती है छोटे बच्चों के लिए, तो वो गाड़ी आई थार मॉडल की, उस पर आपने उसके ऊपर एक क्या बनाया? एक एडवर्टाइजमेंट बनाया। एक बनवाया, उसी व्यक्ति से दूसरा भी बनाया सेम तरीके से, लेकिन दोनों में क्या होगा? दोनों का बस कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा, जो मॉडलिंग करने का तरीका होगा वो होगा, मतलब दोनों को कॉन्सेप्ट सेम होगा लेकिन कंटेंट अलग अलग होगा। समझ में आ गया? अब क्या होगा? दो अलग अलग दोनों जो आपके ऐड है ना उसको दे दिए जाएंगे पब्लिशर को, जहां पर ऐड चलवा रहे हो गूगल एड्स को दे दिया आपने, दोनों चल रहे हैं। तो जिसका ऐड रिटेंशन रेट मतलब जिस ऐड से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, वही उस ऐड को क्या कर लोगे? आप चला दोगे और दूसरे वाले को आप बंद कर दोगे। तो इसी को ए बी मॉडल के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो इसमें क्या होता है? इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एड कॉपी ऑप्टिमाइजेशन, विज्ञापन प्रतिलिपि अनुकूलन। बहुत अच्छे से समझाया मैंने एपी के मॉडल से आपको, और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है। थंबनेल में भी लागू होती है। जो यूट्यूब पे आप थंबनेल देखते हो ना, तो देखते हो 2 से 3 थंबनेल दिए जाते हैं यूट्यूब को आज के समय, जिसमें जो सबसे ज़्यादा चलता है उसी को वो फाइनलाइज कर देता है लास्ट में 2-3 दिन में। व्हाट डज ए लो बाउंस रेट जनरली सिग्निफाई इन द डिजिटल एनालिसिस। तो डिजिटल विश्लेषण में कम बाउंस दर सामान्यता किस चीज़ को दिखाती है? तो किस चीज़ को दिखाती है? मजबूत उपयोगकर्ता सहभागिता मतलब स्ट्रॉन्ग यूजर एंगेजमेंट को दिखाती है, कि जो लोग हैं उनके द्वारा जो एंगेजमेंट है वो क्या किया जा रहा है? अच्छे से अच्छा एंगेजमेंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होने वाला है। जो यूजर का जो एंगेजमेंट रेट होगा वो क्या होगा? हाई होगा इसके द्वारा। 6 नंबर प्रश्न है, इन सीआरएम व्हाट डज सीएलवी स्टैंड्स फॉर। तो जो सीआरएम होती है उसमें सीएलवी का क्या अर्थ होता है? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो ग्राहक के जो जीवन काल के जो मूल्य होता है ना उससे संबंधित क्या होता है? आपका सीएलवी के नाम से जाना जाता है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मतलब कोई भी ग्राहक होता है उसके जो जीवन काल की जो मूल्य होता है, जो वैल्यूज होते हैं, उसको सीएलवी के नाम से जाना जाता है।
हाउ डज द टर्म ग्रीन एवरग्रीन कंटेंट, तो एवरग्रीन कंटेंट हमेशा चलने वाला कंटेंट कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कंटेंट दैट रिमेन्स रिलेवेंट ओवर टाइम। तो ऐसा कंटेंट जो लंबे समय तक आपको क्या रहे, प्रासंगिक रहे, उसको एवरग्रीन कंटेंट के नाम से जाना जाता है। तो देखो वो पहले पुराने वाले गाने नहीं आते 90s में, बारिश का मौसम चल रहा है जिसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय आपको आपके समय जो अधिकतर जो ट्रक ड्राइवर वगैरह चलाते हैं, जो गाने आपको पुराने हिंदी के गाने होते थे 90s वाले, वो आज भी सुन लो और चाहे उस समय सुन लेना और चाहे आज से आप 50-30 साल बाद में सुन लेना, वही गानों की जो वैल्यू है वो उतनी रहेगी। नुसरत साहब की आप कव्वाली को चाहे जब सुनते थे तब भी बढ़िया लगती थी, आज भी आपको बढ़िया लगेगी, भविष्य में भी लगेगी। तो यही होता है जो उसी को क्या बोला जाता है, एवरग्रीन कंटेंट के नाम से जाना जाता है। ऐसा कंटेंट जो आपको हमेशा अच्छा लगे, उसी को एवरग्रीन कंटेंट के जो हमेशा चलता रहे, मतलब एवरग्रीन, एवर मतलब हमेशा, ग्रीन मतलब हरा भरा, तो एवरग्रीन मतलब हमेशा हरा भरा रहे, हमेशा चलता रहे। विच डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक यूजेज द मशीन लर्निंग टू पर्सनलाइज द यूजर एक्सपीरियंस, तो कौन सी डिजिटल मार्केटिंग की जो तकनीक है वो उपयोगकर्ता को व्यक्तिगत करने में मशीन लर्निंग का उपयोग करती है, तो कौन सी करती है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, तो पूर्व अनुमान विश्लेषण है, इसका क्या कार्य होता है, ये लर्निंग को पर्सनलाइज करने में जो यूजर होता है उसका जो लर्निंग होती है उसको क्या पर्सनलाइज करने में मदद करती है, पूर्वानुमान विश्लेषण का के नाम से उसको जाना जाता है। एक क्वालिफाइड लीड इन सीआरएम, तो एक क्वालिफाइड लीड क्या होती है, एक योग्य लीड क्या होती है, तो ऐसी लीड जिसका हाई पोटेंशियल रेट हो कन्वर्ट रेट में, मतलब लीड थान के बताई अया को आदमी, अया को ग्राहक, अया समझ लो बिल्कुल भी समझ में नहीं आना जो बिल्कुल डिजिटल को नहीं है, तो ऐसा समझ लो एक आदमी है रामलाल, अब रामलाल दुकानदार है क्या कि उसके पास घर को सामान हो है ना अपना, उसकी दुकान है। अब क्या देखियो रामलाल कि गांव में एक नयो सरकारी स्कूल को मास्टर आया है ना, और वो क्या करोगो, वो नए नए आया है गांव में, और वो सामान तो खरीदेगो कट्ठे ना कट्ठे, तो अपनी दुकानों खरीदना चाहिए उन्हीं चीज़ को बेरा। अब क्या करोगे भाई, एक दिन वो सरकारी मास्टर जा रहे हो स्कूल का गाँव का, तो सबसे पहले राम रोमी करी, बाद में क्या करो उन बुला लिया आपका कन के आओ साहब मास्टर साहब बैठो मारकन, चाचू पे ये सारी बात पूछी कट्ठे का हो थे कि काम करया करो हो, मतलब काम तो पता है सरकारी मास्टर साहब टीचर हो तो ट्रांसफ़र कया हो, सारी बात पूछ ली उससे, तो अब उसका क्या कहा, उससे व्यवहार बन गया उसका इस चीज़ से। अब क्या करेगा वो, अब रामलाल को अगर कोई सामान खरीदना होगा तो वो उसको बहुत अधिक चांसेस है वो किससे खरीदेगा, उसको सरकारी टीचर को अगर कोई सामान खरीदना होगा तो बहुत अधिक चांसेस है वो किससे खरीदेगा, रामलाल से ही खरीदेगा। समझ में आ गया। तो ऐसा ग्राहक, वो जो सरकारी टीचर वो ऐसा ग्राहक है जिसको हाई पोटेंशियल टू लीड है, मतलब उसका क्या है, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अब सामान तो खरीदेगा लेकिन अब आपसे ही खरीदेगा, आपने ऐसी मार्केटिंग कर दी, उसी को क्या कहा जाता है, सीआरएम को एक योग्य लीड को क्वालिफाइड लीड के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना, इससे बेहतर एग्जाम्पल आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, जिसके रूपांतरण की उच्च संभावना हो, ऐसी चीज़ें, ऐसा जो अपने पोटेंशियल आप जो मार्केटिंग की जिसको कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो। विच ऑफ दीज इज ए करेक्ट सीक्वेंस, तो कोई भी चीज़ हो गया उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, तो कोई भी कंटेंट होगा उसका करेक्ट सीक्वेंस होता है, सबसे पहले अवेयरनेस फैलाओ, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी कंटेंट होता है उसमें अवेयरनेस फैलाओ। सबसे पहले जाए मन मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन, तो सबसे पहले मैं लोगों के बीच में ये पहुंचाने की कोशिश करूँगा कि इस नाम का एक यूट्यूब चैनल है हिस्ट्री चैंपियन नाम का। फिर क्या होगा, लोगों में इंटरेस्ट, फिर मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं जिससे लोगों को हेल्प हो, तो उससे क्या हो, लोगों का इंटरेस्ट जगेगा, भाई हाँ कुछ बालक बनाओ तो बढ़िया कंटेंट है हमारे पेपर में पर्सन आई और आई भी हैं। फिर क्या हो जाएगा, कन्वर्जन रेट हो जाए, फिर आप क्या करोगे, बार बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आके वीडियो देखना शुरू कर दोगे। तो समझ में आ गया आपको भी ज़िंदगी में सरकारी नौकरी तो सारा थे लागू को नहीं है ना, सारे तो नौकरी लग जाओ तो फिर और बाद में समाज ना कौन चलाओगे, क्यों थे तो भ्रष्टाचार करोगा, नौकरी लग गया बाद में तो देश ना तो थे तो चलाओगे नहीं, तो व्यापारी भी बनोगे आप में से कुछ लोग। और डिजिटल मार्केटिंग हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, चाहे आप नौकरी लगो चाहे नहीं लगो, चाहे सरकारी लगो चाहे प्राइवेट लगो, जिंदगी में एक चीज़ जरूर सीखो, उसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अवेयरनेस, इंटरेस्ट एंड कन्वर्जन रेट। व्हाट डज द सीआरएम स्टैंड इन डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में सीआरएम की फुल फॉर्म क्या होती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो मैंने बता दिया था कस्टमर के साथ कैसे व्यवहार किया, तो अब रामलाल ने देखो उस टीचर के साथ कैसा व्यवहार किया, उसके साथ क्या हो गया एकदम ऐसे फैमिली जैसे, अब उसको बहुत अच्छा लगे कि भाई कोई तो पूछो है को आदमी कि अपना क्यों आया, समझा। तो इसी को क्या कहा जाता है बिजनेस में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना होता है। आपको इमोशनली हो गया, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हो गया, इस तरीके से आपको उसके साथ बिहेवियर बनाना होता है, उसको सीआरएम के नाम से जाना जाता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के नाम से
जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर सीआरएम। तो पॉपुलर सीआरएम क्या होता है, सबसे प्रसिद्ध सीआरएम प्लेटफॉर्म कौन सा, सेल्स फोर्स नाम का जो सीआरएम प्लेटफॉर्म है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग का सबसे प्राइमरी गोल क्या होता है, अट्रैक्टिव एंड इंगेजिंग कंटेंट ऑडियंस। तो क्या होता है, आपको क्या करना है, ऐसे ऑडियंस को जो कंटेंट दो वो कैसा हो, अट्रैक्टिव, अच्छा लगे और इंगेजिंग हो। तो अब आप नहीं देखते हो जो ऐड बनवाते हैं, अब जैसे बर्गर का, मैकडोनल्ड वाले बर्गर का ऐड बनाए तो ऐसा बर्गर दिखाएंगे आपको कि लगेगा ओ हो, बस क्या ही बर्गर बनाया है। पर वास्तविकता में तो वो ऐसा नहीं होता ना। तो किसका कमाल होता है, वो जो बर्गर आपको दिखाया जाता है वो सारे ओरिजिनल नहीं होते हैं, वो सारे के सारे प्लास्टिक के बने होते हैं। समझ में आ गया आपको। और उसमें हाई क्वालिटी के क्या कैमरा का भी यूज किया जाता है ताकि वो बहुत तगड़े दिखें। समझ में आ गया। तो इसीलिए क्या किया जाता है, ताकि लोगों को अट्रैक्टिव और इंगेजिंग लगे। तो एक बार एड देखे तो खा लो भैया, नहीं खाओ तो भी। इस तरीके से कंटेंट का निर्माण किया जाता है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज मेंट बाय द ओरिजिनल ट्रैफिक। तो डिजिटल मार्केटिंग में ऑर्गेनिक ट्रैफिक का क्या मतलब होता है, तो क्या मतलब होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक का, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनपेड नेचुरल ट्रैफिक। तो मैंने ये पहले बता दिया, ऑर्गेनिक ट्रैफिक वही होता है जिसमें आपको बिना पैसे दिए आपके सर्च इंजन के द्वारा आपके जो वेबसाइट पे लोग आए, उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प जनरेट द लीड थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा लीड उत्पन्न कैसे होती है, तो इसका सही आंसर होगा लीड मैनेजमेंट के द्वारा। तो आप ऐसे व्यक्ति को हायर कर रखा है जिसने जो आपके जो ऐड वगैरह देख रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, उन ऐड को कन्वर्जन रेट में बदलने का कार्य कर रहे हैं। तो इसको सही याद क्या होगा, लीड मैग्नेट्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको, जो लीड मिली उसको मैग्नेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसे समझ लो, अब मेरा वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो अभी अमेजोन का कोई सेल चल रही है, उसका ऐड चला और आपने क्या किया, उस सेल को देखकर आपने वीडियो को तो छोड़ा, ऐड पे क्लिक करके वेबसाइट पे चले गए। तो अब क्या होगा, अब आपके पास वैसे ही ऐड आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए जाएं, क्योंकि वो लीड हो गई है, लीड मिल गई है उनको कि भाई इस आदमी की जरूरत तो है नहीं, तो क्लिक करके गए हैं। तो क्या होगा, वो बार बार इस चीज़ को दिखाएंगे बाद में। आपका यूनिट नंबर सेकंड डिवाइज हो गया। अब यूनिट नंबर थर्ड की बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा प्राइमरी गोल क्या होता है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए ईमेल मार्केटिंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको आपका जो ब्रांड है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के बारे में, अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए आप किस प्रकार की मार्केटिंग करते हो, ब्रांड अवेयरनेस की नामक आपको मार्केटिंग की जाती है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप जो ईमेल मार्केटिंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर डिजाइनिंग द ईमेल कैंपेन। तो ईमेल कैंपेन्स के लिए आपको कौन सा टूल को यूज किया जाता है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। मेल क्लिप्स नामक जो मेल चिम्प्स नामक जो आपका टूल है उसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है आपको कोई भी ईमेल कैंपेन है उसको शुरू करने के लिए। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मेल क्लिप्स है वो नाम का जो आपका टूल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। 3 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज द ट्रिगर इन द ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग होती है, उसमें ट्रिगर शब्द का क्या उपयोग होता है, तो क्या उपयोग होता है, ऑटोमेटेड ईमेल बेस्ड ऑन यूजर एक्शंस। तो जो ऑटोमेटिक ईमेल बनाई जाती हैं, कोई भी यूजर होता है उसके एक्शन से संबंधित, उसको ट्रिगर कहा जाता है। मतलब जैसे आपने कोई भी, आपके पास देखो बोट होते हैं, चैट बोट नहीं होते जो ऑटोमेटिक रिप्लाई देते हैं, ऐसे ही कुछ ईमेल में भी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स के लिए ट्रिगर्स होते हैं। जो कोई भी आपने उसको रिस्पॉन्स दिया, उसको ऑटोमेटिक जो फिक्स आंसर होते हैं वो बनाए रखते हैं, वो जवाब भेज देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ट्रिगर्स को। जो तुरंत स्वचालित ईमेल होते हैं उनको जाना जाता है। ताकि भाई मान लो एक कंपनी का दिन में 1000 ईमेल आई, तो एक आदमी या 5 आदमी को भी बैठा दिया तो वो सारे थोड़ी पढ़ सकते हैं, सारे रिस्पॉन्स थोड़ी करेंगे। तो आजकल चैट बोट का प्रयोग करता है, जो आजकल तो कस्टमाइज चैट बोट और आने लगे AI वाले, वो तो आपने जैसा सवाल पूछा ना उसके हिसाब से वो आपको उत्तर जनरेट करके दे देते हैं। व्हाट इज एन ईमेल लिस्ट। तो ईमेल लिस्ट क्या होती है, लिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेस टू लीड और कस्टमर। तो लीड या ग्राहक को ईमेल पतों की सूची बताना। तो ये क्या करती है, आपको लीड या ग्राहक के जो ईमेल पते हैं उसकी सूची बताने के लिए आपको ईमेल लिस्ट होती है। मतलब सीधी सीधी बात है, जो वेबसाइट है आपके पास है ना, जिस भी वेबसाइट पे आप गूगल में जाके क्लिक करते हो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो क्या करते हैं, आपकी ईमेल भरवाते हैं ना, लॉगिन और सिंग इन कराने के लिए। वो इसीलिए भरवाते हैं ताकि डिजिटल मार्केटिंग कर सके। समझ में आ गया। आपने टेक्स्ट बुक का पास खरीदा, दुरीना का पास खरीदा, किसी का भी खरीदा, वो ईमेल भराई, या उत्कर्ष का खरीदा, उन्होंने पास भराया आपका, ईमेल लिया आपकी, और फिर उसी को आपको देखना कभी भी उनका ऑफर चलेगा, सेल चलेगा तो ईमेल उठा के देख लेना, उनके ऑफर आए मिलेंगे आपको।
वो इसीलिए आते हैं ताकि आपको वो आगे यूज कर सकें उस चीज़ को। तो ये होता है लिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेस टू लीड द कस्टमर। तो ऐसे ग्राहकों की ईमेल लिस्ट जिनको ज़रूरत है किससे संबंधित, आपको उनको प्रोडक्ट बेचने की। विच इज़ नॉट एन ईमेल मार्केटिंग टूल, इनमें से ईमेल मार्केटिंग टूल कौन सा नहीं है, कैनवा है, वो एक प्रकार का ईमेल मार्केटिंग टूल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा। कैनवा एक ईमेल मार्केटिंग टूल नहीं होता है, जिसमें ये कौन सा था, एक वीडियो एडिटिंग टूल के नाम से जाना जाता है। पीपीसी इन गूगल स्टैंड्स फॉर, तो पीपीसी का अर्थ होता है, पीपीसी कौन सा प्लेटफॉर्म होता है जो आपको गूगल एड्स में होता है, तो इसका कौन सा होता है, इसका सही आंसर को पे पर क्लिक। तो प्रत्येक क्लिक के भुगतान के लिए आपको कौन सा जाना जाता है, गूगल एड के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है, पे पर क्लिक। तो गूगल एड्स में क्या होता है, जिस भी व्यक्ति ने आपके एड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे चला गया तो उसके रुपये पे उसका रुपया कटता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। व्हाट इज गूगल एड फॉर्मली नोन एज, तो गूगल एड है वो पहले किस नाम से जाना जाता था, तो गूगल एड को पहले गूगल एडवर्ड्स के नाम से जाना जाता था। तो आज यूट्यूब पर या जो आप स्पॉटिफाई हो गया कोई पे कहाँ पर भी अगर आप डिजिटली ऐड देख रहे हो तो उसमें गूगल एड का ही उपयोग कर रहा है, छोड़ के फेसबुक को। फेसबुक का खुद का अपना प्लेटफॉर्म होता है फेसबुक एड्स के नाम से, बाकी गूगल की जितनी भी पेरेंट कंपनी है वो वहाँ पर अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो गूगल एडवर्ड्स पे आप देखोगे उनको। विच मैट्रिक्स डिटरमाइंस द पोजिशन ऑफ एन एड इन गूगल एड्स, तो गूगल एड्स में आपको कौन से मैट्रिक्स का कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्वालिटी स्कोर एंड बिल्ड अमाउंट। तो आपको क्वालिटी स्कोर और जो जितनी मतलब आपने पैसा लगाया है, बिल्ड अमाउंट लगाई है, उसको आपको ध्यान में रखना होता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 9 नंबर पर्सन की बात करूं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसी इन द गूगल एड्स, तो गूगल एड्स में सीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉस्ट पर क्लिक, मतलब कितने रुपए लग रहे हैं आपको पर क्लिक, एक क्लिक करने पर कितना पैसा लग रहा है आपको, उसको किसके नाम से जाना जाता है, सीपीसी के नाम से जाना जाता है। कितना पैसा लगा भाई, आपने एक क्लिक किया उस पर, तो उसको सीपीसी के नाम से जानते हैं। व्हाट डज द एड रैंक इन गूगल एड्स डिपेंड, तो एड की जो रैंक है, एड कितने कैसे चल रहा है उस पर गूगल एड्स पे क्या किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो बिड अमाउंट पे और क्वालिटी के स्कोर पे, मतलब कितना पैसा उस पर लगाया आपने और कितना उसने स्कोर किया है, कितना ज़्यादा उसका कन्वर्जन रेट है, उसी को एड रैंक के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ ईमेल टेम्पलेट, तो ईमेल का जो टेम्पलेट बनाने का क्या लाभ होता है, तो ईमेल का टेम्पलेट बनाने का क्या लाभ होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म डिजाइन। तो उसकी डिजाइन होती है वो कैसी होती है, एक ग्रुप डिजाइन के रूप में वो होती है, उसका डिजाइन होता है वो सेम टू सेम होता है। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, उसका डिजाइन है वो यूनिफॉर्म होता है, एक समान जैसा डिजाइन होता है। 12 नंबर पर्सन की बात करूं, गूगल एड्स चार्जेज यू बेस्ड ऑन, तो गूगल एड किस आधार पर आपसे शुल्क लेता है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लिक एंड इंप्रेशन के आधार पे आपसे गूगल एड है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेता है। तो सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लिक्स और इंप्रेशन, कितने क्लिक आपने किए और कितने आपको इंप्रेशन लगे उससे संबंधित आपको गूगल एड वो आपसे चार्ज लेता है। ईमेल ओपन रेट मेजर्स दैट व्हाट, तो ईमेल में ओपन रेट किस चीज़ को मापता है, तो ईमेल में ओपन रेट किस चीज़ को मापता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ईमेल ओपन बाय रेसिपिएंट। तो प्राप्तकर्ताओं द्वारा खोली गई ईमेल के आधार पर ईमेल की जो ओपन रेट है वो आपको मापी जाती है, मतलब उसके भी पैसे लगते हैं, वही ईमेल कितने रुपए में मापी जा रही है, तो इसको ईमेल ओपन रेट के नाम से जाना जाता है। तो आपने किसी भी ग्राहक के पास ईमेल भेजी और उसने खोली या नहीं खोली, इसी के आधार पर ईमेल ओपन रेट है वो लगती है, उसके पैसे लगते हैं उतने। तो अगले है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइसिंग मॉडल इन गूगल एड्स, तो गूगल एड पर जो प्राइसिंग मॉडल होता है, पैसे के जो मॉडल होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, आपको सीपीएल के नाम से जाना जाता है, कॉस्ट पर लाइक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें नहीं पूछा है, समझ में आ गया, तो नहीं है, कौन सा नहीं है, पर लाइक के, मतलब कॉस्ट, अगर आपने कोई भी जो ऐड है उसको लाइक किया तो ऐड को लाइक करने का जैसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, तो इसको सीपीएल के नाम से, सीपीएल है वो कोई भी टर्म नहीं होती है गूगल एडवर्ड्स में। बाकी कॉस्ट पर माइल, तो कितना कंटेंट चला उसके आधार पे आपको लगता है, क्लिक के आधार पे सबसे ज़्यादा पैसा इसके हिसाब से लगता है, और एक्विजिशन मतलब कितने लोगों ने आपको कंटेंट को यूज किया और उस पर टिके रहे, उसके हिसाब से भी ये कंटेंट चलता है।
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइन अप होम इन ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग में जो साइन अप का ऑप्शन होता है, जिसमें आप अपने गूगल पर जाके अपने जो कंटेंट होता है उसको साइन अप करते हो, तो उससे संबंधित क्या कार्य होता है उसका। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, कलेक्टिंग यूजर्स ईमेल। तो ईमेल जो यूजर होता है उसकी ईमेल्स को आप क्या करते हो, कलेक्ट करने के लिए आपको इसका ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। यूनिट नंबर 4 की बात करें अपन, तो अब यूनिट नंबर 4 की चार को अपन देखेंगे, रिवाइज करेंगे। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एसएमओ का क्या उद्देश्य होता है। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का क्या होता है, इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। तो वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाने के लिए आप किसको यूज करते हो, एसएमओ है उसका यूज किया जाता है। समझ में आ गया। कोई भी वेबसाइट होती है उस पर ट्रैफिक बढ़ाना है, उसके लिए अपन एसएमओ को यूज में लेते हैं। एसएमएम इन इंगेजमेंट का क्या तात्पर्य है। तो व्हाट डज द इंगेजमेंट मीन इन एसएमएम। एसएमएम इंगेजमेंट का क्या होता है, यूजर इंटरेक्शन से। तो यूजर हैं वो आपके जो कंटेंट है उससे कितना इंगेजमेंट दिखा रहे हैं, इसको एसएमएम इंगेजमेंट के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी ऐड देख रहे हो, कोई भी कंटेंट, जैसे मेरा वीडियो देख रहे हो आप, कितनी देर देख रहे हो, तो इसको एसएमएम इंगेजमेंट के नाम से जाना जाता है। फेसबुक इनसाइट क्या प्रदान करता है। तो फेसबुक इनसाइट क्या प्रदान करता है, पोस्ट प्रदर्शन डाटा, पोस्ट परफॉर्मेंस डाटा है वो आपको बताता है। मतलब आपने पोस्ट डाल दी, जैसे मैंने ये वीडियो डाल दिया, समझ में आ गया, फिर ये इस वीडियो पे कितने लाइक आए, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने इसको व्यूवरशिप आई, कहाँ से व्यूवरशिप आई है, किसने ज़्यादा देखा है, किस एज ग्रुप ने ज़्यादा देखा है, और कहाँ से, कौन से एरिया से आई है, ये भी बताता है। और कितना इस पे ऐड के कितने रुपए मिले आपको, सारी चीज़ें वो गूगल के इनसाइट पे मिलते हैं। समझ, गूगल का जो होता है ना वहाँ पे, उस पर दिखाई जाती हैं, सॉरी यूट्यूब की इनसाइट्स पे दिखाई जाती हैं। ऐसा जो फेसबुक की इनसाइट्स होती हैं, फेसबुक पे पेज पे आप जो ऐड वगैरह लगते हैं, उससे संबंधित सारा सारा डाटा कहाँ पर दिखाया जाता है, आपको फेसबुक इनसाइट्स पर दिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एसएमओ किस प्रकार की टेक्निक है। एसएमओ इज ए विच टाइप ऑफ टेक्निक। तो किस प्रकार की टेक्निक होती है, ओ पेज एसईओ। मतलब आपने जो ओ पेज एसईओ, मतलब आपका जो पेज है उससे बाहर जाकर आपने एसईओ किया है, उसको एसएमओ के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको। मतलब आप किसी दूसरे वेबसाइट पे जाकर कमेंट करते हो, काफ़ी लोग बच्चे नहीं करते कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मैं भी ये चीज़ करता हूँ, आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए, इतने सब्सक्राइबर हैं। तो इसी को ऐसा ओ पेज मतलब टेक्निक के नाम से जाना जाता है। आप किसी दूसरे की वेबसाइट पे लिंक लगवा दिया अपना, समझ में आ गया। काफ़ी बार ऐसा नहीं होता, आपने कोई वेबसाइट खोली और उसमें कहा जाता है कि आपको दूसरी चीज़ देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, तो वहाँ पर क्लिक करोगे तो आप क्या, तो दूसरे पेज पे पहुँचोगे या दूसरी वेबसाइट पे पहुँचोगे। तो इसको क्या कहा जाता है, ओ पेज एसईओ के नाम से जाना जाता है। बैकलिंक क्रिएट करना भी कहा जाता है इस चीज़ को। फेसबुक पर कैंपेन चलाने के सबसे पहला कदम क्या होता है। तो सबसे पहला कदम क्या होता है, बिजनेस मैनेजर, क्रिएट बिजनेस मैनेजर। तो आपको सबसे पहले बिजनेस मैनेजर के रूप में जो आपको जो उसके अंदर जो ऑप्शन होता है उसको स्टार्ट करना होता है। अगले वाला प्रश्न है, लिंक्डइन का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है। तो लिंक्डइन का प्रयोग मुख्यतः किस चीज़ के लिए होता है, लिंक्डइन इज प्राइमरी यूज फॉर। तो लिंक्डइन का सबसे ज़्यादा किसके लिए यूज होता है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए लिंक्डइन का सबसे ज़्यादा या मुख्यतः उपयोग में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोफेशनल नेटवर्किंग से संबंधित होता है लिंक्डइन का जो प्रयोग होता है वो। तो इसमें क्या होता है, लिंक्डइन पे वही लोग जुड़े होते हैं जो लोग आपको प्रोफेशनली जो बिजनेस में, जो जैसे इंस्टाग्राम पे लगभग कंटेंट क्रिएटर रहते हैं, यूट्यूब पर भी कंटेंट क्रिएटर रहते हैं, लेकिन जो लिंक्डइन होता है वहाँ पर ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो आपको जुड़े रहते हैं। सिर्फ बिजनेसमैन से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है, बस उसकी वही इमेज है। जैसे ट्विटर पे राजनेता वगैरह ज़्यादा मिलते हैं आपको, नेता वगैरह, वैसे वहाँ पर लिंक्डइन पे आपको बिजनेसमैन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल नेटवर्किंग यही है, यहीं पर मिलती है आपको। सोशल मीडिया एनालिसिस से आप क्या समझ सकते हो। तो लिंक्डइन पे आप क्या होते हैं, अलग अलग कंपनियों के वही चलाते हैं कि जो वो फराया है उस कंपनियों को सीईओ की ईमेल आईडी मिल जाएगी आपको, कौन एचआर है उस कंपनी का, सारी जानकारी आपको लिंक्डइन पर मिल जाती है। क्यों, क्योंकि सारे प्रोफेशनल लोग लिंक्डइन पर जरूर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। 7 नंबर पर्सन की बात करूँ, सोशल मीडिया एनालिसिस से आप क्या समझते हो। तो सोशल मीडिया एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कि जो कोई भी आपके जो यूट्यूब चैनल है या फेसबुक है उस पर जो यूजर है उसका कैसा बिहेवियर होगा, उससे संबंधित आपको चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। फेसबुक पर रीमार्केटिंग किसके लिए उपयोगी होती है। तो फेसबुक पर जो रीमार्केटिंग की जाती है वो किसके लिए उपयोगी होती है, पुराने विजिटर को दोबारा टारगेट करना। मतलब
अब कोई ऐसा है किसने मेरे यूट्यूब चैनल को पढ़ लिया, समझ में आ गया, फेसबुक चैनल है मेरा, उस पर पढ़ लिया किसी ने, लेकिन वो फिर से नहीं आ रहा है, पता नहीं उसको क्या हो गया, उसको अच्छा नहीं लगा या कोई वो चीज़ नहीं, तो जो मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा चला है, जो सबसे बढ़िया रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो मैं उसके पास चलाऊंगा, तो क्या वो देखेगा, कन्वर्जन रेट बढ़िया होगी, उसके काम आएगा, तो वो फिर से आना शुरू हो जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, पुराने विजिटर को दोबारा टारगेट करना, आपको रीमार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। 9 नंबर प्रश्न की बात करूं, SMM में CTR का क्या मतलब होता है, तो व्हाट डू मीन बाई CTR इन SMM, तो SMM में CTR का क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट, जो क्लिक थ्रू रेट होती है उसको CTR के नाम से जाना जाता है, कितना लोगों ने क्लिक किया है आपको उसको दिखाने पर। अब देखो मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उसको जो मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो डालता हूँ वो उसके पास जाता है, लेकिन जाता किस किस के पास है, जैसे आप सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, तो सेकंड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हो, आप इस समय एक्टिवली वीडियो देख रहे हो सेकंड सेमेस्टर के कॉलेज से संबंधित, तो आपके पास मेरा वीडियो जरूर जाएगा, अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है, वो आपके पास वीडियो गया दिखाएगा, लेकिन अब आपको देखना है नहीं देखना वो आपके ऊपर होता है। तो आप में से 100 लोगों को दिखाया, उसमें से 10 लोगों ने उस पर अगर क्लिक कर दिया और उस वीडियो को देखा, तो उसको CTR के नाम से जाने जाएंगे। क्लिक किया, क्लिक थ्रू रेट मतलब कितने लोगों को दिखाया, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया। समझ में आ गया आपको, इससे ज़्यादा तो कौन ही आपको चीज़ों को अच्छे से समझाएगा। फेसबुक के किस टूल पर हम ऑडियंस को सेगमेंट कर सकते हैं, तो कौन से कर सकते हैं, ऑडियंस मैनेजर के माध्यम से हम जो ऑडियंस होती है उसको सेगमेंट कर सकते हैं फेसबुक के टूल पर। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर अधिक एंगेजमेंट पाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है, तो फेसबुक पे अगर आपको सबसे अधिक एंगेजमेंट पानी है तो आपको क्या करना होगा, नियमित पोस्ट और स्टोरीज डालनी होंगी, तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको रेगुलरली पोस्ट और स्टोरीज डालते रहिए, तो इससे क्या होगा, इंस्टाग्राम पर एंगेजमेंट है वो अच्छा बना रहेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। सोशल मीडिया कैंपेन में सफलता को कैसे पाया जा सकता है, तो कैसे पाया जा सकता है सोशल मीडिया पे, क्लिक शेयर और लाइक के द्वारा। तो आप जितने ज़्यादा कमेंट करते हो, कितने ज़्यादा लाइक करते हो, जितने ज़्यादा लाइक करते हो मतलब उतना लोगों को पसंद आया, तो उतना ही कंटेंट है उसको आगे शेयर किया जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ बार बार आप लाइक कर दिया करो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, तो इससे क्या और लोगों तक ये वीडियो पहुँचता है। फेसबुक पिक्सल का क्या कार्य होता है, तो ये ट्रैफिक को ट्रैक करता है, ये जो ट्रैफिक होता है उसको ट्रैक करने का कार्य करता है, कितने लोग आए हैं कितने लोग नहीं आए हैं, इसका सही, ये जो ऐप मतलब ये जो फेसबुक का जो पोर्टल है या फेसबुक का जो ऐप है फेसबुक पिक्सल, इसका कार्य होता है कि कितनी ऑडियंस आ रही है उसको ट्रैक करने का। लिंक्डइन पर स्पॉन्सर ऐप किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो अपने बिजनेस को प्रमोशन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्पॉन्सर ऐड का प्रयोग कर सकते हो लिंक्डइन पे। फेसबुक के कैंपेन में ऑब्जेक्टिव का चुनने का क्या महत्व होता है, तो क्या होता है, सही ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव चीज़ों को चुनते हो फेसबुक कैंपेन में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। तो ये था आपका डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए हैं। धन्यवाद।